चलो, आप लोग कोई डाउट है? शिवांगी, आपको कोई डाउट है? एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, नींद खुल गई? यस सर। अच्छी बात है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन, और लिखने पे कम, समझने पे ज्यादा ध्यान देना, थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन आपको मैं दे दूंगा ये नोट्स जो भी है वो दे दूंगा, बिकॉज यू हैव टू राइट लेस, बिकॉज ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन है मोस्टली, तो उसको समझने की कोशिश ज्यादा करना, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत देना। जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इट्स अ पर्टिकुलर फेज सिस्टम ऑफ सिस्टम जिसमें पार्टिकल साइज जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट के बीच की। मतलब सर, मतलब ये कि जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो हाइड्रेट हो जाते हैं या फिर सॉल्वेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल साइज होती है वो होती है कम, पार्टिकल साइज हो जाती है छोटी। अब और प्रेसिपिटेट में आपको पता है कि पार्टिकल साइज लार्ज होगी तभी हमें दिखेगा, प्रेसिपिटेट हमें दिखता है, सेटल डाउन हो जाता है, और लार्ज होने की वजह से ग्रेविटी उसको पुल करती है तो धीरे 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 करके नीचे सेटल हो जाते हैं प्रेसिपिटेट। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट और आपका जो सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल्स के बीच में लाई करते हैं। उनकी साइज की बात कर रहा हूं मैं, एज इफ वी टॉक अबाउट साइजेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कि ये जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल है, तो इस रेंज में होगा आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स, और प्रेसिपिटेट होंगे इस रेंज में। ठीक है, ये है साइज का ट्रेंड। ऑब्वियसली कोई एक फिक्स साइज नहीं होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक रेंज लिखा हुआ है कि 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। 1 से 10 एंगस्ट्रॉम तक होगा तो वो सॉल्यूट कराएगा, मतलब सॉल्यूट एज इनकी सॉल्यूशन का सॉल्यूट जो होता है, जो डिसॉल्व होता है। और अगर इससे बड़ा हुआ, 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हुआ, तो हम उसको बोलेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉरी प्रेसिपिटेट, या सस्पेंशन जिसको बोलते हो आप। नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम लोग देख लें अगर, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट सॉल्युबल है तभी तो इसको सॉल्यूट बोलते हैं हम, राइट? सॉल्यूट और सॉल्यूशन तभी बोलते हैं ना, व्हेन इट इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, तभी तो सॉल्यूट बोलेंगे। तो पहला पॉइंट में कोई डाउट होगा नहीं, ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टर्म मैं आपको दिखाऊंगा, दो टर्म यूज होता है, डीपी एंड डीएम। ये डीएम वो डायरेक्ट मैसेज वाला नहीं है इंस्टाग्राम का, ये डीएम है। डीपी स्टैंड्स फॉर डिस्पर्सन फेज एंड डीएम स्टैंड्स फॉर डिस्पर्सन मीडियम। जैसा कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना, उसी तरह का है कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर में, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। ध्यान रखेंगे आप लोग क्या, कि सर जैसे सॉल्यूशन में हमें एक सॉल्यूट मिलता है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज देयर इज नो सॉल्यूट, बिकॉज इट इज नॉट सॉल्यूशन, इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सॉल्यूशन। तो उसमें जो सॉल्यूट जैसा जो बिहेव करता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन फेज, और जो सॉल्वेंट जैसा बिहेव करता है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम, ऐसे बोलते हैं उनको। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना मीडियम, ये मीडियम टर्म यूज किया गया, वो इसीलिए किया गया है कि इनसॉल्युबल, इनसॉल्वेंट नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन थोड़ी है हम इसमें सॉल्वेंट लिखेंगे, ये है कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग लिखेंगे इनसॉल्युबल इन मीडियम, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम की हम बात कर रहे हैं, टू बी एग्जैक्ट डीएम, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, इनसॉल्युबल वाले भी, प्रेसिपिटेट भी इनसॉल्युबल होते हैं ऑब्वियसली, तभी तो हमें दिखते हैं। ये अलग बात है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो जनरली हमें दिखते नहीं है कि वो प्रेसिपिटेट की तरफ ऐसे फ्लोट कर रहे हो, इसलिए हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है या नॉर्मल सॉल्यूशन है। हम एज इन हम अपनी नॉर्मल आइज की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखोगे तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिख जाएगा सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स होमोजेनियस मिक्सचर। ऑब्वियसली सर अगर सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड है तो वो होमोजेनियसली मिक्स्ड होंगे ऊपर से नीचे तक, देयर इज नो चांस दैट दे आर गोइंग टू सेटल डाउन। ऐसा होता है कि आपने एक बहुत अच्छे से मिक्स्ड लेमनेड बनाया और उसमें से फिर से थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि शुगर नीचे सेटल हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो सेटल हो जाएगा वो आपने डिसॉल्व ही नहीं किया अच्छे से। अगर डिसॉल्व हो जाएगा एक बार सॉल्यूशन में सॉल्यूट, तो वो फिर से नीचे सेटल डाउन नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस यू चेंज टेम्परेचर और सम एक्सटर्नल सिनेरियोज जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करे। तो उसके अलावा हर सिचुएशन में वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों होगा सर? क्योंकि ऑब्वियसली अगर पार्टिकल्स की साइज बड़ी है, पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो रैंडमली इधर उधर होंगे और उनकी कोई कंसंट्रेशन का प्रोपोर्शन जरूरी नहीं है कि सेम हो, सेम होता भी नहीं है। ठीक है, जैसे मिल्क देख लो आप, मिल्क थोड़ी देर छोड़ोगे तो थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है, ऊपर उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, नीचे ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाता है मिल्क।
तो वो हेट्रोजीनियस होगा, वो होमोजीनियस नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑब्वियसली सस्पेंशन या प्रेसिपिटेट भी हेट्रोजीनियस ही होगा, क्योंकि अगर मान लो आपने पानी में धूल मिट्टी डाल दिया तो वो नीचे ही सेटल डाउन होता है, तो नीचे कंसंट्रेशन ज्यादा ऊपर कंसंट्रेशन कम, तो इट विल बी कॉल्ड हेट्रोजीनियस। तो ये दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं और ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। ये इनमें इनसॉल्युबल होगा, सॉलिड पार्टिकल कोलोइडल पार्टिकल इनसॉल्युबल होंगे इन दोनों में, इसमें कोलोइडल पार्टिकल्स सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट इज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ऐसा नहीं होता जैसे कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपने सिरप बनाया और सिरप में चीनी नीचे धीरे 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 कुछ दिनों बाद नीचे चीनी सेटल हो गया, ऐसा नहीं होता। सिरप में देखा है कभी होता है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें सर सॉलिड पार्टिकल्स अगर एक बार डिसॉल्व हो गए तो उसपे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ग्रेविटी ये कारण हुआ ऐसा नहीं कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कोलॉइडल पार्टिकल्स की, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स मोर और लेस थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं ग्रेविटी से। जैसे कि मिल्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मिल्क की हम बात करें तो थोड़ी देर बाद जब हम मिल्क लेके आते हैं और उसको रखते हैं तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद धीरे 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 नीचे जिधर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उधर धीरे धीरे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर आप देखोगे वाटर जैसा लेयर बन जाती है, बिकॉज मोस्टली जो डिस्पर्सन फेज है वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें प्रेसिपिटेट की तो उसमें डेफिनेटली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, इसमें थोड़ा बहुत होगा, इसमें बिल्कुल 100% ग्रेविटेशनल, क्योंकि साइज पार्टिकल की इतनी बड़ी है कि वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और वो हम देखते भी है प्रैक्टिकली कि अगर इनसॉल्युबल कोई भी सॉल्ट होता है तो वो फ्लोट नहीं करेगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। हाँ, फ्लोट कर सकता है अगर सॉल्ट की डेंसिटी आपके मीडियम से कम हो। खैर, नेक्स्ट है सॉलिड पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल सेल मेम्ब्रेन। देखो जैसे कि मैंने एक बार वहां पे भी बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम में भी कि बहुत सारे पोरस होल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं एनिमल के भी और अपनी बॉडी में भी सेल जो अपनी मेम्ब्रेन है बाहर बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें बहुत सारे पोरस होल्स हैं जिसके थ्रू मान लो स्वेटिंग भी होती है और आपको बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं। नाउ जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, उनको एनिमल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराया जा सकता है और फिल्टर पेपर के थ्रू तो डेफिनेटली पास कराया ही जा सकता है। मतलब ये कि अगर आप फिल्टर पेपर रख देते हो तो सॉल्यूशन जब आप पास करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट फिल्टर आउट हो जाएगा और सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही साथ में बाहर आ जाएंगे नॉर्मल फिल्टर पेपर से। आप एनिमल सेल मेम्ब्रेन के साथ भी करोगे तो उससे भी दोनों बाहर आ जाएंगे। बोलोगे सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में तो हमने कुछ और पढ़ा था, वो था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे वहां पे। दिस इज नॉट सेमी परमिएबल, नॉर्मल एनिमल सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, दे कैन पास थ्रू एनिमल सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज फिल्टर पेपर। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, वो फिल्टर पेपर से तो पास कर जाएंगे लेकिन एनिमल सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं करेंगे। यही डिफरेंस है दोनों में, यहाँ देखो। और प्रेसिपिटेट जो है वो आपको पता है कि प्रेसिपिटेट का सबसे पहला तरीका होता है अगर उसको बाहर निकालना है तो फिल्टर पेपर से लैब में करते हो, किया है कि आप उसको फिल्टर कर लेते हो, तो ना फिल्टर पेपर से पास होगा वो और ना ही वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन से पास होगा। पॉइंट इज एनिमल सेल मेम्ब्रेन के जो पोरस होल्स होते हैं उनकी साइज रिलेटिवली बहुत कम होगी एज कंपेयर टू फिल्टर पेपर, तो इसलिए जो सॉल्यूट है वो दोनों से पास हो जाएगा। जो डिस्पर्सन फेज है जिसको हम कोलॉइडल पार्टिकल बोलते हैं वो सिर्फ फिल्टर पेपर से पास होगा और अपने एनिमल सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। और तीसरा जो प्रेसिपिटेट है वो दोनों से ही पास नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। दूसरा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसमें बिल्कुल नहीं होगा, सॉल्यूशन में कभी देखा है? नहीं होता है। इसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में है शायद आपके टिंडल इफेक्ट, पहली बार जब आपने सुना होगा टिंडल इफेक्ट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में और प्रेसिपिटेट में नहीं होता, क्योंकि सर प्रेसिपिटेट में डिस्पर्सन ऑफ लाइट तब होता है कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, लाइट पास करती है और उससे डिस्पर्स हो जाती है। अगर मान लो पार्टिकल सर नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, पत्थर वत्थर सब नीचे सेटल डाउन हो गए, तो वो क्या लाइट को डिस्पर्स करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसमें भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं होता है प्रेसिपिटेट के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट किया है तो अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल शेयर दिस नोट्स, आप उसमें कर लेना। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. अब देखो कोलॉइडल पार्टिकल्स को अगर हम मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशंस को अगर हम लोग बात करें, उसको डिस्टिंग्विश करें डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उसको डिस्टिंग्विश करने पे हमें पता चलेगा कि हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस को। जैसे कि
ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे देख रहे हो डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन फेज एज इन अगेन जो पार्टिकल्स हैं, और डिस्पर्सन मीडियम मतलब जो लिक्विड या जो भी मीडियम है जिसमें वो पार्टिकल्स डिस्पर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको कोलोइडल सॉल्यूशन के उसके बेसिस पे अगर हम लोग डिफाइन करें तो आपको पता है यार कि सर दुनिया में 3 ही स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सर डिस्पर्सन फेज जो हो सकता है वो सॉलिड हो सकता है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो भी सॉलिड हो सकता है। एक तो ये तरीका बन सकता है ना? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, बट हाँ मतलब ऐसे आइडियली हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको कि कितने कितने तरह के इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो सर अगर देखोगे तो एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, ऐसे ही करके कितने पेयर बन जाएंगे? देख रहे हो आप? समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? Yes, sir. बेस्ड ऑन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कहाँ गया, ऐसे करके टोटल 9 पेयर बन जाएंगे, राइट? 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 मतलब टोटल 9 तरह के हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं दुनिया में। मतलब आइडियली 9 तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन पॉसिबल है। जैसे कि देखो, अगर आप लोग मान लो कि डिस्पर्सन फेज जो है ये है डीपी, ठीक है, डीपी और डीएम। कितना आसान है तुम लोगों के लिए याद कर पाना, है ना? तुम्हारी जनरेशन की बातें हो रही हैं ऐसा लग रहा है। डीपी एंड डीएम, ये दिख नहीं रहा यार, नहीं? लेट्स ट्राई टू, चलिए, तो अब और नहीं दिख रहा। एनीवे, तो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो 9 तरह के कोलोइडल पार्टिकल बनेंगे, और उन 9 तरह के कोलोइडल पार्टिकल्स को हम लोग, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर सॉलिड है डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है तो उसको हम बोलते हैं सोल। क्या बोलते हैं? सोल। जैसे कि गोल्ड सोल, ठीक है, मड, और भी ऐसे फेरम हाइड्रोक्साइड का सोल है यहाँ पे। ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जो कि मोस्टली कुछ एग्जांपल्स इसमें एनसीईआरटी से भी लिया है मैंने। दूसरा है कि अगर मान लो सॉलिड को सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं तो उसको सॉलिड सोल बोलते हैं, ठीक है। और अगर सॉलिड को गैस में डिस्पर्स करते हैं तो उसको एरोसोल बोलते हैं। मतलब ये कि ज्यादातर जब सॉलिड कहीं डिस्पर्स होता है, मतलब इफ सॉलिड एक्ट्स एज अ डीपी, तो सॉलिड जब डीपी की तरह एक्ट करता है तो उसको हम, जो सॉल्यूशन बनता है उसको सोल बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? डीएम। जैसे कि डीएम अगर सॉलिड है, सॉरी डीएम अगर लिक्विड है तो उसको हम बोलते हैं सोल, अगर सॉलिड है तो सॉलिड सोल, और अगर गैस है तो गैस से मान लो ऐसे एयर टाइप की फीलिंग ले लो, एरोसोल। याद रहेगा? ठीक है। Yes, sir. तो सॉलिड है अपना डीपी, और डीएम है लिक्विड तो सोल, सॉलिड तो सॉलिड सोल, गैस तो एरोसोल। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। गोल्ड सोल है। अच्छा, जेम एंड रबी ग्लास, ये सब जो जेम्स यूज होते हैं, जो लिखा होगा लोग बहुत सारे, मतलब ज्वेलरी या फिर वो होते हैं ना, वो यार वो बाबा जी लोग बेचते हैं, वो क्या होता है, वो पत्थर वत्थर है ना, अलग अलग पत्थर होते हैं जिनको कि बहुत लोग मानते भी हैं, वास्तु शास्त्र और पता नहीं क्या क्या, और भी वास्तु शास्त्र नहीं, कुछ कुछ होता है ना ऐसा, जो भी होता है वो। तो वहां पे आपने सुना होगा नाम इन सब, जेम्स का और ऐसे रूबी का, रूबी ग्लास का आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत लोगों के पास होगा भी घर में। तो वो चीज है सॉलिड सोल। मतलब उसमें जो सॉल्यूशन है वो जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ठीक है। अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर होता तो उसको हम एलॉय बोल देते बेबी, अगर मेटल का होता तो, ठीक है। नॉन मेटल केस में नहीं, बट मेटल केस में उसको हम अलॉय बोल देते हैं। बट होमोजीनियस नहीं है, इसलिए हम उसको इस तरह के कुछ नाम देते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद स्मोक, आपको पता है स्मोक है तो कार्बन पार्टिकल्स हैं एयर में, तो सॉलिड है डीपी, और डीएम क्या है? गैस, तो उसको हम बोलते हैं एरोसोल। वैसे अगर लिक्विड है डीपी और सॉलिड है डीएम, तो उसको हम बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं? जेल, जो घरों में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि और भी इसके जेल के और भी जेलीज तो आप खाया, बचपन से खा रहे हो, कर्ड आपको पता ही है, और चीज आपने देखा ही है। तो ये एग्जांपल है जेल के। अगर मान लो लिक्विड को लिक्विड में डाल दिया, मतलब डीपी भी लिक्विड है और सॉलिड डीएम भी लिक्विड है,
तो हम उसको बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलेंगे? इमल्सन। और सही बता रहा हूं, ये रट लो, खास करके नीट वालों, रट लो इसको और एग्जाम्पल के साथ रटो कि दिस थिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। ठीक है, सोल, गोल्ड सोल, जेल, ऐसे करके आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पता नहीं कैसे रटोगे, बस रट लो। ठीक है, मैं तुमको समझा रहा हूं यहाँ पे कि जब लिक्विड लिक्विड होगा तो उसको हम बोलते हैं इमल्सन। जैसे कि आपका मिल्क है, वाटर इन बेंजीन, क्रीम्स जो आप लोग यूज करते हो, ये सारे एग्जाम्पल है इमल्सन के। उसके बाद अगर लिक्विड गैस के अंदर हो तो उसको लिक्विड एरोसोल बोलते हैं। देखो फिर से देखो, यहाँ पे एरोसोल था नॉर्मल, अगर लिक्विड है डीपी तो हम उसको बोलेंगे लिक्विड एरोसोल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मान लो गैस है डीपी और सॉलिड है डीएम, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड फोम। ठीक है, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे लावा और यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, अगर गैस है डीपी और लिक्विड है डीएम, गैस डीपी लिक्विड डीएम, तो उसको हम बोलेंगे फोम, जिसके आपने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, फोम के व्हिप्ड क्रीम और जो आइसक्रीम जो आप खाते हो, वो जो मैकडी में जाके खाते हो, सो दीज आर काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फोम। ठीक है, तो इतने तरह से क्लासिफाई कर सकते बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। Based on physical state of DP and DM, we can classify colloidal particles in these many types, and all have some examples which I have mentioned here, and try to memorize all of them because questions are asked in exams based on this, especially for those who are preparing for NEET. Okay, chaliye. Next part है on the basis of interaction between dispersion phase and dispersion medium, कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम कैसे इंटरैक्ट करता है, उसके बेसिस पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स को, क्लासिफाई कर सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स को। कैसे कर सकते हैं सर? वो ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लो कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन है, जैसा कि सॉल्यूशन के अंदर होता है, उसी टाइप का कुछ सिमिलर टू दैट, अगर अट्रैक्शन है तो उसको हम बोलते हैं लियोफिलिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? लियोफिलिक। और इंट्रिंसिक कोलॉइड बोलते हैं उसको कब? जब डीएम डीपी में अट्रैक्शन हो, जब डीएम डीपी में क्या हो? अट्रैक्शन हो। ये है आपका डीएम, सॉरी, और ये है डीपी, इन दोनों के बीच में जब होगा अट्रैक्शन तो उसको हम बोलेंगे क्या? इंट्रिंसिक, यहां पे मैंने लिखा भी है, या फिर लियोफिलिक कोलॉइड। मतलब लियोफिलिक आपको पता है, फिलिक विच लव समथिंग, जैसे न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ा था, विच लव्स न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिलिक वर्ड मतलब कोई अफेक्शन हो, अट्रैक्शन हो, राइट? तो लियोफिलिक का मतलब ही यही है कि वो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन, लियोफिलिक और इंट्रिंसिक। अब दूसरा होता है जिसमें अट्रैक्शन ना हो, जिसमें रिपल्सन हो, तो इसको बोलते हैं लियोफोबिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक तब बोलेंगे जब आपका सॉल्वेंट जो है डिस्पर्सन, हाइड्रोफोबिक तब बोलेंगे व्हेन डीएम इज वाटर, नहीं तो इन जनरल उसको भी क्या बोलते हैं? लियोफोबिक, जनरल सॉल्वेंट के लिए। दिस इज फॉर जनरल सॉल्वेंट्स, याद रहेगा? तो सर दो चीजें हैं आपने जो बताई यहां पे, वो ये कि अगर मान लो डीपी डीएम के बीच में अट्रैक्शन है तो उसको हम बोलते हैं लियोफिलिक या इंट्रिंसिक। अगर डीपी डीएम के बीच में रिपल्सन है तो उसको लियोफोबिक या एक्सट्रिंसिक बोल देते हैं। और सर इसी लियोफोबिक को, इसी लियोफिलिक को अगर वाटर होगा तो क्या बोलेंगे? अगर वाटर, मान लो वाटर है आपके पास, इसका वो डीएम, तो क्या बोलेंगे इस लियोफिलिक को? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, बिल्कुल सही, हाइड्रोफिलिक। इसी को बोल देते हैं कब? व्हेन वाटर इज, H2O जो है डीएम की तरह काम करे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। खैर, यही इनकी कहानी खत्म नहीं होती, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके बीच में डिस्टिंग्विशन भी कर लेते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक एक पार्ट को मैं समझाऊंगा और एक एक पार्ट को एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से, तो टेंशन मत लो। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली सर अट्रैक्शन होगा, जस्ट आप अभी बता ही रहे थे कि अट्रैक्शन होगा, तो इसमें हमने सोचना नहीं है, डिफाइन ही इसी बेसिस पे है कि अगर अट्रैक्शन होगा तो लियोफिलिक, नहीं होगा तो लियोफोबिक, मतलब रिपल्सन होगा तो लियोफोबिक।
तो इसमें रिपल्सन होगा। दूसरा है इजी टू प्रिपेयर। ऑब्वियसली अगर मान लो कि मैंने इसमें डिस्पर्सन फेज में, डिस्पर्सन मीडियम में, सॉरी डिस्पर्सन फेज को डाल दिया, डिस्पर्स कर दिया, तो ऑब्वियसली अगर अट्रैक्शन होगा तो उसमें बनाने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, अपने आप मीडियम जो है उसको अट्रैक्ट कर लेगा फेज को। तो मीडियम फेज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते इजीली, तो क्या प्रिपेयर करने में मुझे एफर्ट लगाना है? बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो जिसमें रिपल्सन हो रहा है, तुम ये सोचो कि दो लोगों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं। रिपल्सन का मतलब दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं और दोनों को तुमको साथ भी रखना है, क्योंकि अगर तुम्हें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है तो दोनों आसपास में होने चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। अगर दूर दूर है तो काहे का सॉल्यूशन? तो अगर तुमको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है तो तुम्हें ऑब्वियसली उन दोनों को पास लाना पड़ेगा, लेकिन वो पास आना चाहते नहीं है। तो अगर उनको पास लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, कुछ में भी केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा कराना पड़ेगा जिसकी वजह से वो जबरदस्ती उनको पास लाया जा सके। सो दैट रिक्वायर्स सम स्पेशल टेक्निक्स टू प्रिपेयर। ठीक है, तो ये देखो यहां पे क्लियर है या नहीं है बताइए। अब सर ये रिवर्सिबल क्यों है? रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि सर अगर मान लो अट्रैक्शन हो रहा है तो एक नॉर्मल अट्रैक्शन है, उसको इजीली हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर और मे बी सम एक्सटर्नल कंडीशंस। बट अगर सर कोई चीज केमिकल टेक्निक लगा के, कोई स्पेशल मेथडोलॉजी लगा के जबरदस्ती आपने मान लो कि कटायन अनायन सेपरेट करके कुछ भी ऐसा केमिकल रिएक्शन करा के फॉर्म किया है, सो इट विल नॉट गोइंग टू बी रिवर्सिबल। मतलब एग्जैक्टली वैसा ही हमें वापस मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये हो गया इरिवर्सिबल कोलॉइड। इरिवर्सिबल क्यों? क्योंकि सर अगर आपने उसको कोई केमिकल मेथडोलॉजी से फॉर्म किया है तो जरूरी नहीं है कि वो वापस उसी स्टेट में आ जाए जिस स्टेट से आपने उसको कन्वर्ट किया है सॉल्यूशन में। क्लियर? क्लियर है सबको? बता देना यार कोई डाउट आउट हो तो। ठीक है, लियोफिलिक किधर है, लियोफोबिक किधर है? आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू गाइस, तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट लिख देता हूँ। लियो दिख रहा है सर। दिख रहा है? ठीक है, यस सर। ऑलराइट। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि चार्ज की बात कर लेते हैं। देखो चार्ज क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक क्लोराइड्स की, कैसे बनाते हैं लियोफोबिक क्लोराइड्स को, अगर बनाना डिफिकल्ट है डायरेक्टली तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि पहले तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि सर अगर अट्रैक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली, तो चार्ज वार्ज की कहां ही बात करती है अपने को। तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने डाला डीपी को डीएम में, ठीक है, डीपी को डीएम में डाला तो वो अपने आप ही वो मिक्स हो जाएगा, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो चार्ज वार्ज की बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहां पे क्या होता है कि सम इन सम केसेस, नॉट ऑलवेज बट सम केसेस, चार्ज अपीयर हो जाता है, बिकॉज हम अगेन केमिकल मेथडोलॉजी लगा रहे हैं ताकि उसको हम कोलॉइड बना सके। तो होता है उसमें, आगे हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होता है, चार्ज अपीयर हो जाता है ऑन दी पार्टिकल्स, दैट इज डीपी पे। डीपी पे चार्ज अपीयर होता है। डीपी मतलब सॉल्यूट, ऐसा सेंस समझो। सॉल्यूट होता नहीं है क्योंकि सॉल्यूट टर्म यूज नहीं करते हम कोलॉइड्स में, लेकिन डीपी मतलब सॉल्यूट। अच्छा, नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मली डिसॉल्व्ड है। समझाता हूं कैसे ये होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट से प्रेसिपिटेट कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि जिसपे ऑलरेडी चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, मान लो कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसपे ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस है, मान लो NaCl डाल दिया आपने, तो Na+ क्या करेगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो हो सकता है Na+ और उसका नेगेटिव मिलकर एक सॉल्ट बना ले जो प्रेसिपिटेट बन जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग कोलॉइड। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? देखो मान लो एक कोलॉइडल पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और एक कोलॉइडल पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब तुमने इसमें डाला NaCl, किसमें? इस कोलॉइडल पार्टिकल, मतलब कि एक पार्टिकल नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल हैं एक मीडियम में, उसमें आपने NaCl डाला और इसमें भी NaCl डाला। अब बताओ कि NaCl क्या इसको अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर, क्योंकि इस पे कोई चार्ज है नहीं। Na+Cl- आपस में अट्रैक्ट करते रहेंगे जैसा कि पहले कर रहे थे। लेकिन यहीं पे अगर इसकी हम बात करें तो यहां क्या करेगा, Na+ जो होगा वो धीरे धीरे इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। क्या बोलो हाँ ना? तो अगर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो हो सकता है ना, देयर माइट बी अ सिचुएशन वेयर दीज टू कैन फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकते हैं, उसको कोगुलेशन बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे हम उस प्रोसेस को, कि जब हम लोग चार्ज डिस्पर्सन फेज में, चार्ज फेज में अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो ऑब्वियसली वो
कोगुलेट हो सकता है, मतलब वो प्रेसिपिटेट बना सकता है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोगुलेशन. पढ़ेंगे आगे हम लोग, आगे है अभी इस स्लाइड. तो यहां से आपको क्लियर है कि सर ये प्रेसिपिटेट बन सकता है, कैसे बन सकता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर लेस देन डीएम. कि क्या है कि जहां पे लियो, देखो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ये दोनों जो होंगे वो इसमें हो जाएंगे कम, और इसमें विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन जो है वो रहेगा ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि कोई अट्रैक्शन हो नहीं रहा है तो उससे कोई विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में चेंज नहीं आना है. इस वाले केस में विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो होगा वो अट्रैक्शन की वजह से, किसके बीच में अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन दी डीएम एंड डीपी की वजह से जो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा, कोई बताएगा? बोलोगे सर विस्कोसिटी तो अट्रैक्शन बढ़ने से बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि विस्कोसिटी तो सर यही होती है ना, लेयर लेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स होती है, सॉरी लेयर लेयर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है कि इस लेयर को दूसरे लेयर से ब्रेक करना कितना आसान है, जितना आसान है उतना कम विस्कोसिटी, जितना डिफिकल्ट है उतना ज्यादा विस्कोसिटी. तो सर अगर मान लो कि डीएम को डीपी अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए. तो कौन इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि विस्कोसिटी कम हो रही है? बताओ यार, विस्कोसिटी वगैरह तो पढ़ लिया है कब का. देखिए ध्यान से अगर देखो तो विस्कोसिटी किसकी होती है? आई मीन सर विस्कोसिटी तो किसी की भी हो सकती है, बट वैसे विस्कोसिटी किसकी होगी यहाँ पे? अगर हम बात करेंगे विस्कोसिटी की तो किसकी बात कर रहे हैं? डीएम. डीएम की. तो सर डीएम है, डीएम डीएम आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे बेचारे. अब बीच में एक तीसरा आ गया जो कह रहा है कि मुझे भी अट्रैक्ट करो, तो इन दोनों का इंटरेक्शन कम हो गया ना, डीएम डीएम के पार्टिकल्स के बीच का. बोलो समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? कि सर यहाँ पे डीएम था एक, यहाँ पे दूसरा डीएम पार्टिकल था, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की वजह से क्या होता था कि जब ये लेयर इधर मूव करती थी और जब ये इधर मूव करती थी तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक कर पाना, या फिर मतलब मूव कराने के लिए ब्रेक करना पड़ता था, जिसकी वजह से विस्कोसिटी आती है किसी भी जनरल मॉलिक्यूल में. और सरफेस टेंशन भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही बढ़ता है, ये पढ़ा होगा आपने. तो सर अगर मान लो कि इसके बीच में एक और तीसरा आ गया, भले वो तीसरा अट्रैक्शन दे रहा है इन दोनों को, लेकिन इसके बीच में आ गया, तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हो जाएगा कम. और अगर इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो सर ऑब्वियसली जो विस्कोसिटी होगी, जो विस्कोसिटी या फिर सरफेस टेंशन, दोनों इन्हीं के अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, वो हो जाएगा कम. बोलो हाँ या ना. समझ में आई बात? बहुत आसान है यार, बहुत मजेदार भी है और बहुत आसान भी है. और इसमें क्यों नहीं होगा? इसमें इसलिए नहीं होगा सर कि कोई अट्रैक्शन है ही नहीं. किसके बीच में? मतलब सर जो डीएम आपने डाला है, डीपी जो आपने अंदर डाला है डीएम के अंदर, तो डीपी से कोई मतलब ही नहीं. डीपी अपना अलग, डीएम ने डीपी को अलग साइड कर दिया कि चल भाई तू साइड हट, तो वो अपना आपस में अट्रैक्ट वैसे ही कर रहे हैं जैसा पहले कर रहे थे. तो इसलिए देयर इज नो चेंज इन विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन. याद रहेगी बात? ठीक है, इसको बार बार पढ़ते रहना यार, ये चीज बहुत समझ, मतलब है वैसे समझने की चीज, लेकिन जब 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनेगी नहीं इसकी. तो एक पिक्चर बनाओ इसकी क्लियर. ये चैप्टर पूरा ऐसा ही है. ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल नहीं है इसमें. ठीक है, स्टेबल होगा ऑब्वियसली सर, अट्रैक्शन हो रहा है अगर पार्टिकल्स के बीच में तो स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए इसमें. और दूसरा अनस्टेबल होगा क्योंकि सर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसको जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है. ठीक है, तो कोई रिएजेंट चाहिए उसको स्टेबल करके रखने के लिए, तो बना दिया फिर, और स्टेबिलिटी बढ़ानी है उसकी, तो इसलिए रिएजेंट चाहिए होता है. पढ़ेंगे हम लोग आगे स्टेबलाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं. तीसरा है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन. ऑब्वियसली सर अगर अट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा तो हाइड्रेशन ही होगा ना फिर. इसका मतलब अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, विच इन दिस केस इज कॉल्ड डीपी एंड डीएम, तो डीएम जो है वो डीपी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो डीएम से वो हाइड्रेशन तरह का सीन हो रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इसमें ज्यादा होगा. इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा लेस क्या सर होगा ही नहीं, इसमें हाइड्रेशन बहुत कम होगा या नेग्लिजिबल, जीरो में भी नेगेटिव है, तभी तो जबरदस्ती करना पड़ रहा है. राइट, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा किसमें? लियोफोबिक में. ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा क्योंकि पार्टिकल्स इसके जो होंगे वो सराउंडेड हो जाएंगे डीएम से. ये सॉरी ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा. क्लियर है? तो बताइए क्या होता है टिंडल इफेक्ट. ये भी पढ़ा है आपने वैसे 9th क्लास में, बट फिर भी आज भी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, अब ये पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन. चलिए नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और बेस्ड ऑन द
टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व। अभी हम कहां थे, कहां से स्टार्ट किया था हमने कहां से पढ़ना स्टार्ट किया था कि सर कितने तरह का स्टेट हो सकता है, फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। तो वहां से हमने सोल, एरोसोल, गोल्ड सोल, एरोसोल, सॉलिड सोल ऐसे करके डिफाइन किया, अलग अलग जेल, इमल्सन, ये सब करके। दूसरा है कि सर जो डीएम और डीपी के बीच में इंटरैक्शन कितना है या किस तरह का है, उसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया लियोफोबिक एंड लियोफिलिक, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। तीसरा है कि सर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का नेचर क्या है, पार्टिकल्स कौन से, डीपी, डिस्पर्सन फेज, मतलब सॉल्यूट एक तरह से बोला जाए तो, विच आर नॉट एग्जैक्टली सॉल्यूट। मैं आपको दिमाग में डालने के लिए सॉल्यूट इसलिए कि आपको पिक्चर बन जाए कि जो पार्टिकल्स डिस्पर्स हो रहे हैं, तो जिस डिस्पर्स होते हैं उनको डिस्पर्सन फेज बोलते हैं, और जिसमें डिस्पर्सन होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो डीपी डीएम। तो डीपी जो है सर, डीपी जो है उसके बेसिस पे अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है, देखो मल्टी मॉलिक्यूलर ये है कि मान लो यार कि एक पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, ठीक है, एक पार्टिकल की साइज जो है वो छोटी है, मान लो एक एटम है किसी का, उसकी साइज है छोटी, और इसको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो सर अगर इसकी साइज मान लो सॉल्यूट के रेंज में लाई करती है, सॉल्यूट के रेंज में लाई करती है अगर साइज इसकी, तो सर ये तो सॉल्यूशन बना लेगा, नॉर्मल कोलॉइडल सॉल्यूशन बना नहीं पाएगा। तो ये क्या दिमाग लगाता है, ये बोलता है कि चलो अपने साथी जो है, मतलब कुछ दूसरे जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं अट्रैक्ट करता हूँ, उनसे बॉन्ड वॉन्ड बनाता हूँ। तो उनसे बॉन्ड बनाएगा तो उनकी साइज जुड़ जुड़ के इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो वो जब बड़ी हो जाएगी तो उस तरह से वो कोलॉइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में चला जाएगा। और अगर वो कोलॉइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में चला गया तो ऑब्वियसली वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेगा। तो सर इसका मतलब ये है कि इसको मल्टी मॉलिक्यूलर इसलिए बोल रहे हैं कि मल्टीपल जो एटम्स हैं या मल्टीपल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से एक अट्रैक्शन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं, मतलब एक कंबाइंड मॉलिक्यूल टाइप का शेप बना दे रहे हैं, जिससे उनकी साइज ओवरऑल बढ़ जा रही है पार्टिकल्स की, और पार्टिकल साइज बढ़ने की वजह से वो कोलॉइड बना पाता है। तो इसी तरह से इसको मल्टी मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू फॉर्म वन सिंगल पार्टिकल। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही? Yes, sir. नहीं आ रही कि सर ये अकेला है बेचारा, ये अकेला नहीं बन सकता ये नहीं बना सकता कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसकी साइज है छोटी। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहता है कि कुछ अपने साथ वालों को बोलता है कि आओ अपन साथ में कंबाइन करते हैं, ऐसे सर्कल बनाते हैं, सर्कल मान लो तुम ऐसे कहने के लिए, बाकी इन जनरल वैसा होता है कि वो एक दूसरे को वंडर वॉल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से वो एक बड़ा पार्टिकल का साइज ले लेते हैं, और जब वो बड़े पार्टिकल का साइज ले लेते हैं तो वो एक कोलॉइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में चले जाते हैं, तो वो कोलॉइडल पार्टिकल बना सकते हैं। So since there are more than one molecules involved into formation of one single colloidal particle, that's the reason why it is called multi-molecular. ठीक है, और ये कब होगा, ऑब्वियसली सर जिनका डायमीटर 10 से कम होगा वही ये करेंगे, क्योंकि 10 से लेके 1000 तक तो हमने अभी पढ़ा था कोलॉइडल पार्टिकल की साइज होती है, तो 1 नैनोमीटर मतलब 10 एंगस्ट्रॉम है ना। तो जो 10 एंगस्ट्रॉम से जिसकी साइज छोटी होगी उसी बेचारे को ये करना पड़ेगा, जिसकी 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ी होगी वो तो वैसे ही अकेला ही कोलॉइडल पार्टिकल साइज के रेंज में चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, क्लियर है कि sir. जिसकी साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगी उसको अगर कोलॉइड बनना है तो वो दूसरे ऐसे 10 एंगस्ट्रॉम से कम वाले साइज को अट्रैक्ट करके एक कोलॉइड बना सकता है, जैसा कि सल्फर का होता है, सल्फर का कोलॉइड बनाना होता है अगर, तो एसिड के फॉर्म में जाके या H2 के फॉर्म में जाके वो कोलॉइडल पार्टिकल बनाता है। सल्फर जैसे H2 है तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऐसे अट्रैक्ट करके कोलॉइडल पार्टिकल बनाता है। ऑब्वियसली सर द मेन रीजन बिहाइंड इट विल बी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एक दूसरे को मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे। मैक्रोमोलिकुलर नाम से क्लियर है कि अकेला मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो कि वो कोलॉइडल पार्टिकल बना ले, अकेला, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोमोलिकुलर मतलब अकेला एक ही मॉलिक्यूल काफी हो कोलॉइडल पार्टिकल बनाने के लिए, एक ही पार्टिकल काफी है कोलॉइडल पार्टिकल बनाने के लिए, जैसे कि substances from large molecule whose dimensions are comparable to those of colloidal particles, जिसका 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करे साइज खुद की अकेले की, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोमोलिकुलर। जैसे कि बहुत सारे कोलॉइड्स इसी रेंज में आते हैं, इसी तरह के आते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन माइक्रोमोलिकुलर की, सर प्रोटीन की बड़ी चेन होती है, तो बड़ी चेन होगी तो वो ज्यादा बड़ा साइज का होगा, तो ऑब्वियसली वो माइक्रोमोलिकुलर के रेंज में चला जाएगा। ठीक है, gelatin and cellulose, these are some examples of macromolecular colloidal particles. Any doubts? ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, एसोसिएटेड कोलॉइड्स को समझेंगे हम लोग, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, बस आपको समझा नहीं है आपने।
10th में क्या एसोसिएटेड मिसल फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा 10th में, एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट करके ऐसा टॉपिक था, ठीक है। देखो क्या होता है कि कुछ कोलोइडल पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कि आपने कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया है, ऐसा आपने एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया है, मतलब बनाया नहीं है, आप एक नॉर्मल सॉल्यूशन में हो, एक नॉर्मल सॉल्यूशन है आपके पास, आप क्या कर रहे हो, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो अचानक से कोलोइडल पार्टिकल बन जाता है। मतलब ऐसे कैसे? ऐसे यूं कि क्या होता है कि जब आप जैसे मान लो आपने नॉर्मल सा पानी लिया या कोई भी सॉल्वेंट लिया या कोई भी, अगर इस सेंस में बात करें तो डिस्पर्सन मीडियम लिया आपने, डिस्पर्सन मीडियम में आपने सॉल्यूट डाला पहले, क्यों? क्योंकि पहले तो वो सॉल्यूशन था, तो डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। एक टाइम के बाद क्या होगा कि अचानक से एक कंसेंट्रेशन के बाद क्या होगा कि वो अचानक से कोलोइडल पार्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उस कंसेंट्रेशन को हम बोलते हैं कि क्रिटिकल मिसल फॉर्मेशन या मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, फिनोमिना को। क्या होता है कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्यों बोलते हैं उनको, कि जैसे मान लो कि जब सॉलिड पार्टिकल अलग अलग होते हैं, आप डाल रहे हो तो सॉलिड पार्टिकल्स अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो बेचारे जब अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप कंसेंट्रेशन बढ़ाने लगते तो अचानक से क्या होता है, इन दोनों, इन सब के बीच में अट्रैक्शन होता है। क्यों सर? पहले नहीं होता, पहले भी होता है, बट एक सडनली क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। कैसा होता है कि सर ये है, ऐसे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स का पास आना है इसी को हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन, जो सोप एंड डिटर्जेंट का आप एक्शन पढ़ते हो। क्या होता है कि जो आप पार्टिकल हैं, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से आप जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे मतलब उसका डिटर्जेंट का, अचानक से क्या होगा, जो पार्टिकल होगा, एक डर्ट का पार्टिकल होगा, उसके अराउंड बहुत सारे सोप एंड डिटर्जेंट के पार्टिकल्स आके सराउंड कर लेंगे और वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा मिसल का, उसकी साइज हो जाएगी बड़ी, और साइज बड़ी हो जाएगी तो वो कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में आ जाएगा। समझ पा रहे बात को आप? अगर सर वो कोलोइडल पार्टिकल के रेंज में नहीं आता तो नुकसान क्या होता? नुकसान ये होता कि या तो प्रेसिपिटेट रहता या डिसॉल्व होता। अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाता, मतलब डर्ट पार्टिकल प्रेसिपिटेट है जिसको आपको निकालना है शर्ट से, डर्ट या ऑयल जो भी है, और जो आपका वाटर है वो अलग हो जाएगा और ये अलग रहेगा, तो क्या ही फायदा सफाई करने का, कपड़ा धोने का, जब तुम्हारा ऑयल वहीं का वही रह गया और वाटर अलग का अलग हो गया। तो मिसल क्या करता है कि उसको कोलॉइडल रेंज में ले जाता है। कोलॉइडल रेंज का मतलब ये होगा कि ऑयल एक्सट्रैक्ट तो हो ही रहा है, साथ साथ में वो पानी के साथ जला भी जा रहा है, क्योंकि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इंटरैक्शन तो रहेगा ना, तो वो साथ में चला जाएगा, भले वो होमोजीनियस मिक्सचर ना हो लेकिन साथ में चला जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट होता तो वो नीचे ही सेटल डाउन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को आप? तो सर इसका मतलब ये कह रहे हो कि आप अचानक से कोलॉइड बन जाता है एसोसिएटेड में? बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमेशा अचानक से बने उसी को एसोसिएटेड बोलेंगे हम। मैं मिसल की बात कर रहा हूं, मिसल फॉर्मेशन ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे अचानक से पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे आपस में, और उससे आपका फॉर्मेशन हो जाता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, ठीक है। और जो टेम्परेचर जिस पे ये काम होता है उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये हो पाता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। मतलब ऑब्वियसली मैं नोट्स भेजूंगा तो आप उसको ध्यान रखेंगे। और जो आपका वो है कंसंट्रेशन जिस पे ये सॉल्यूशन का एग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का, तो एक डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या है? तो वो आप बोलोगे कि एक ऐसा कंसंट्रेशन जिसके नीचे मिसल फॉर्मेशन नहीं हो सकता, जिसके नीचे कोलॉइडल पार्टिकल में उसका कन्वर्जन नहीं हो सकता, एग्रीगेशन नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो सर इससे होगा क्या? आप बताओ फिर से क्या होगा? इसमें लिखा है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है और विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है। क्या होगा? सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा और विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ऐसा क्यों होगा? कौन बताएगा? क्रिटिकल मिसलाइजेशन पे या मिसल फॉर्मेशन पे सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों होता है? सरफेस टेंशन क्यों डिक्रीज होगा?
क्योंकि सर मे बी जो आपके डिस्पर्सन मीडियम है डीएम के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है वो घट गया होगा। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन घट गया होगा, और किसके पार्टिकल्स, डीएम के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन घट गया होगा। ऑलराइट, तो सर विस्कोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है फिर? वो इसलिए क्योंकि जो आपका कोलॉइडल पार्टिकल है वो अब अट्रैक्शन ऑफर कर रहा है। क्योंकि अगर आप याद करो 10th क्लास का मिसल फॉर्मेशन, तो उसका मेन फंडा ही यही था कि दो साइड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक वाला जो साइड होता है वो आपके डर्ट या ऑयल पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल होता है, कटायन या अनायन, अनायन होता है आई थिंक, वो अनायन वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन बनाता है। तो इससे होगा ये कि सर वाटर मॉलिक्यूल के लिए घूम पाना तो अभी भी डिफिकल्ट है। सर सरफेस टेंशन इसलिए डिक्रीज हो रहा है कि वाटर के बीच में अट्रैक्शन में भी कम होगा क्योंकि बीच में ये पार्टिकल्स आ गए हैं। लेकिन विस्कोसिटी तो सर इस बात पर डिपेंड करती है कि एक लेयर दूसरे लेयर पे फ्लो कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो सर अगर मान लो कि ये है आपका डीएम, ये है डीपी, और ये फिर है डीएम, तो अगर मान लो डीपी और डीएम के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि यही काम कर देता है विस्कोसिटी बढ़ाने का। कैसे? कि सर डीएम जो है वो बीच में एक तरह से एडिशनल बॉन्ड की तरह काम कर रहा है कि ये इधर से इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और इधर से इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से उस एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो करवाना डिफिकल्ट है। बोलोगे सर पहले भी तो ऐसा हो रहा था। पहले ऐसा हो रहा था, लेकिन पहले डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन कम था, वो जनरल सिनेरियो था। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। यू नो दैट इज ये जो आयन होता है वो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अनायन होता है COO- जो कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हर जगह नहीं होता है ऐसा, सिर्फ मिसल फॉर्मेशन वाले सिनेरियो की ही बात कर रहा हूं मैं। वहीं पे विस्कोसिटी बढ़ती है और सरफेस टेंशन इसलिए घट जाता है सर क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच का इंटरेक्शन कम हो जा रहा है। डीपी डीएम के बीच, डीएम डीएम के बीच में इंटरेक्शन कम हो जा रहा है, तो सरफेस टेंशन आपका हो जाएगा कम। इसीलिए सोप और डिटर्जेंट के आप मिक्स करने के बाद सरफेस टेंशन कम हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। सर एक बार विस्कोसिटी वाला बता दो। कौन सा वाला? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वाला, जैसे देखो मैं ये बोल रहा था कि विस्कोसिटी कैसे बढ़ेगी कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव ना कर सके। तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव क्यों नहीं कर पा रही होगी इसमें, ये सोचो। वो इसलिए सर कि जो डीएम है बीच में वो इधर से दूसरे डीपी को अट्रैक्ट कर रहा है, और ऊपर से एक और डीएम है जो डीपी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दो डीएम मिलकर डीपी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर मतलब ये पार्टिकल को फ्लो कर पाना एक दूसरे के ऊपर मुश्किल है। फ्लो करने का मतलब है कि ये दूर चले जाए, राइट? दूर जाने का मतलब कि बॉन्ड ब्रेक करोगे। जैसे आप फ्रिक्शन के डेफिनेशन में फ्रिक्शन के टाइम पढ़ते हो, विस्कोसिटी इज आल्सो अ फ्रिक्शन, राइट? लिक्विड लिक्विड सरफेस के बीच में, तो फ्रिक्शन के लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होता है। तो अगर डीएम जो है वो बाइंडिंग मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है बीच में, जो मिसल है वो बाइंडिंग मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, तो यार उसको डिफिकल्ट है ब्रेक कर पाना उस लेयर को। अगर डिफिकल्ट है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी ना। बट सर अभी आपने सरफेस टेंशन में बोला ना कि डीएम और डीएम के बीच में कम हो जाएगी अट्रैक्शन। डीएम डीएम के बीच में कम हो जाएगी। डीएम डीएम के बीच में कम है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो डीएम डीएम के बीच में अट्रैक्शन कम होगी डायरेक्ट, लेकिन जो डीएम और डीपी को एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कराने की जब बात आएगी, तो जो आपका डीएम है और दूसरा डीएम है उसके बीच में जो डीपी है वो दोनों को बाइंड करने का काम कर रहा है। yes. अगेंस्ट फ्लोएबिलिटी, अगेंस्ट फ्लोएबिलिटी, समझ रहे हो? डायरेक्ट इंटरेक्शन उनका कम हो गया जो कि सरफेस टेंशन की जिसकी वजह से होता है। उन दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन कम हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट इंटरेक्शन बढ़ गया है, इसलिए विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। क्लियर है? yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है क्या है क्रिटिकल मिसलेशन, या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं सीएमसी के बारे में। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जेई में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है और नीट में तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। देखो कंसंट्रेशन बिलो विच मिसल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली सर अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन आएगा जिसके बाद मिसल फॉर्मेशन होगा, तो जिसके नीचे नहीं हो सकता एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है? द मोलर मास ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीजेस, CMC डिक्रीजेस। अच्छा,
ये बहुत अच्छी चीज है कि सर दो चेन होती है, ध्यान दे यहाँ पे, ऐसा होगा कुछ पार्टिकल जो मिसेल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। एक पोलर चेंज होगी, ये जो चेन है ये हाइड्रोफिलिक है, क्या है, हाइड्रोफिलिक चेन है, और ये जो एंड है वो हाइड्रोफोबिक है। चलिए इस बात को भी ध्यान से समझेंगे सब लोग कि सर ये क्या हो रहा है, एज मोलर मास ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीजेस, मतलब ये चेन का मास बढ़ रहा है या साइज लेंथ बढ़ रही है, ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगी तो ही मास बढ़ेगा। तो सर एज मास इंक्रीजेस सीएमसी डिक्रीजेस, सीएमसी मतलब क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ये क्या बात हो गई, कौन समझाएगा मुझे? ये अचानक से कौन सी दुनिया की बात हो गई यहाँ पे? सर सीएमसी तो फिजिकली बाहर से डिपेंड कर रहा है, ये मॉलिक्यूलर साइज पे कैसे डिपेंड करने लगा, या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या मास पे कैसे डिपेंड करने लगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या मुझे? बोलो यार। एक तो तुम लोग सुबह सुबह नींद में चले जाते हो आधे से अधिक। अच्छा ये बताओ कि क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कब ज्यादा होगा या कैसे ज्यादा होगा? एग्रीगेशन हो रहा है, तो जिसका एग्रीगेशन पहले होगा उसका सीएमसी ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा क्या? देखो समझो आप लोग बात को यार, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या है कि कितने कंसंट्रेशन पे वो सब एक दूसरे को अचानक से अट्रैक्ट कर लेते, यही है? बोलो हाँ ना यार। यस सर। अगर ये है तो तुम मुझे बताओ कि जिसका अट्रैक्शन फोर्स, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उनके लिए कम कंसंट्रेशन पे भी ये काम जल्दी हो सकता है। मान लो यार दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो कम कंसंट्रेशन पे भी तो एग्रीगेट हो सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो जल्दी उनको चाहिए कि अट्रैक्ट कर ले एक दूसरे को। बी वाले थोड़े कम अट्रैक्ट करते हैं तो उनको ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए पास लाने के लिए। क्या बात सही बोल रहा हूं क्या मैं? यस यार जो ऑलरेडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको कम कंसंट्रेशन पे भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे इजीली, ज्यादा मॉलिक्यूल्स देने की जरूरत नहीं है, प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। और जो ज्यादा कंसंट्रेशन, जो कम अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनको ज्यादा कंसंट्रेशन एक तरह से प्रेशराइज करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट। तो जिसके बीच में ध्यान रखना कि एज मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विल इंक्रीज, सिंपल सी बॉटम लाइन है ये कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतने कम कंसंट्रेशन पे मिसेल का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे को। बोलो हाँ या ना यार। समझ में आया तो ही हाँ बोलना, नहीं आया तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलो। आ रहा है समझ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन? सबको समझ में आ गया? हाँ यस सर। ठीक है। तो सर जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो कम कंसंट्रेशन पे एग्रीगेट हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, और कम कंसंट्रेशन पे अगर एसोसिएट हो जाएगा तो उसका क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कम हो गया ना सर, क्योंकि कम कंसंट्रेशन पे एसोसिएट हो जा रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि एज डीपीडीपी, सॉरी डीपीडीपी नहीं, डीएम, हाँ डीपीडीपी अट्रैक्शन इंक्रीजेस, मतलब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा सीएमसी उतना कम होगा, क्योंकि सर जल्दी एग्रीगेट हो जाए तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन तो एक फिक्स वैल्यू है, तो वो वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगी जिसमें अट्रैक्शन कम है। जो लेट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को तो ज्यादा कंसंट्रेशन पे अट्रैक्ट करेगा, जो फास्ट अट्रैक्ट करते हैं वो कम कंसंट्रेशन पे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। तो इसका यस मतलब ये हुआ कि सर अब ये इस बात को कैसे जस्टिफाई कर रहा है, ये जो लाइन है कि एज मोलर मास ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड इंक्रीजेज, ये कैसे इस बात को जस्टिफाई कर रहा है बताइए? बोलेंगे कि सर हम गधे हैं, हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं तो हम भूल जाते हैं चीजों को, तो फिर हमें कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ लॉजिक कैसे लगाना है। सर हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, और 10 बार आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिया है कि एज मोलर मास ऑफ अ हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीजेज, डिस्पर्सन फोर्स बिटवीन, लंडन डिस्पर्सन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो सर इतना हमें याद थोड़ी रहता है, हम तो गधे हैं।
इतना हमारा दिमाग थोड़ी चलता है। हम तो सर बने हैं नॉर्मल, इधर एसएससी वेसएससी की तैयारी करेंगे कल से जाके, सब थोड़ी करेंगे हम, ये सब जेई वेई की, ये हमसे थोड़ी होगा। तो सर यहाँ पे साइज अगर बढ़ रही है, मोलर मास अगर बढ़ रहा है, तो मोलर मास बढ़ने से अट्रैक्शन किसका, हाइड्रोफोबिक एंड का दूसरे हाइड्रोफोबिक एंड से बढ़ जाएगा। और अगर दूसरे हाइड्रोफोबिक एंड से अट्रैक्शन बढ़ जाता है सर, तो वो एग्रीगेशन जल्दी हो जाएगा, तो सीएमसी कम हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जितनी एनर्जी लगानी थी, जितना एफर्ट लगाना था, लगा दिया। अब भी अगर आपको डाउट है तो जो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप बार बार उसको रिवर्स करके सुनते रहना, समझ में आ जाएगा। मैंने सारी बातें जो बोल सकता था बोल दिया है। नेक्स्ट है, एज पोलर नेचर ऑफ डीएम इंक्रीजेस। अब ये तुम खुद बताओगे मुझे कि जैसे जैसे पोलर नेचर बढ़ेगा डीएम का मतलब पार्टिकल्स का, डीएम मतलब पार्टिकल्स का, पोलर नेचर ऑफ डीएम डिक्रीजेस, सीएमसी इंक्रीजेस। अच्छा डीएम नहीं है यहाँ पे, डीपी होगा, सॉरी यहाँ डीएम गलती से आ गया है, डीपी होगा, ठीक है। कि डीपी का डीए पोलर नेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, चेन का मतलब, या इसका डीपी का पोलर नेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, सीएमसी जो होगा वो इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों? पोलर नेचर अगर डिक्रीज होगा तो सीएमसी इंक्रीज होगा, ऐसा क्यों? जब पोलर एनर्जी डिक्रीज होगा तो मतलब कि जो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी हाँ वो भी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल अट्रैक्शन कम होगी तो कम अट्रैक्ट करेंगे तो उनको ज्यादा सीएमसी चाहिए होगा, ज्यादा बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए। बिल्कुल सही। कि सर अगर पोलर नेचर कम हो गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं ये। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा सर, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ना। अगर अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर से कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए उनको अट्रैक्ट करवा पाने के लिए। कम होने का मतलब नहीं कि जीरो हो गया, कर ही नहीं पाएंगे, लेट करेंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए। तो सीएमसी इंक्रीज होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं बताओ, मजा आ रहा है? ठीक है। यस सर। उसके बाद एट सीएमसी मोलर कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी डिक्रीजेस शार्पली। क्या कोई इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि सर क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैसे अचानक से डिक्रीज हो जाती है, या मोबिलिटी? यार जब ऐसे सीएमसी सर से सारे एग्रीगेट हो जाएंगे तो फिर हाँ जब वो सारे कंबाइन हो जाएंगे तो उनकी फिर वो मूव करने की जगह नहीं रहेगी, वो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो साइज अट्रैक्टेड बढ़ रहेंगे एक जाएगी, दूसरे से। साइज बढ़ यस सर। जाएगी, बिल्कुल सही। गुरनूर को ही समझ में आ रहा है, बाकी सब बस सो रहे हैं यहाँ पे, सुबह सुबह आ गए, वही बड़ी बात है। कि सर अगर आप बोल रहे हो कि एग्रीगेट हो जाएंगे, एग्रीगेट होंगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स अचानक से एक साथ आ जाएंगे, और अचानक से एक साथ अगर बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे तो उनकी बल्किनेस बढ़ जाएगी। अगर बल्किनेस बढ़ जाएगी तो मोबिलिटी घट गई, मोबिलिटी घट गई तो कंडक्टिविटी भी घट गई। तो वो सर अचानक से हुआ, शार्पली वर्ड क्यों यूज किया है कि सर अचानक से सीएमसी क्रिटिकल मिसाइल फॉर्मेशन होता है, सॉरी मिसाइल फॉर्मेशन अचानक से होता है, तो शार्पली अगर वो होता है तो शार्पली डिक्रीज इन मोबिलिटी भी होगा और शार्पली डिक्रीज इन कंडक्टिविटी भी होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये बात समझ में आ गई गुरनूर को, बाकी लोगों को भी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस एट सीएमसी। ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है? भाई साहब देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड इफ दोज पार्टिकल्स आर बीइंग एसोसिएटेड, if there were 10 particles and they suddenly got associated, there will be only one particle. So 10 से 1 हो गया अगर पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10% हो गए। तो अगर 10% हो गए तो यार घटेगी नहीं क्या यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो तेरा दुखी कर देते हो यार तुम लोग, छोटी छोटी तो बातें तुम लोग सोचते नहीं हो क्या? मैं जब बोलता हूं तो या देखते हो तो थोड़ा तो दिमाग दौड़ाया करो यार, ऐसे बैठे बैठे दिमाग और कमजोर हो जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सर वैसे ही शार्पली डिक्रीज हो जाएंगी जैसे कि कंडक्टिविटी और मोबिलिटी डिक्रीज हो रही। क्यों? क्योंकि सर वो बल्किनेस पे डिपेंड नहीं करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट हाँ अगर मान लो कि 100 पार्टिकल्स थे, वो आपस में एसोसिएट हो के 10 बन गए, तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कम हो गए ना, ओवरऑल एसोसिएशन हो गया ना, तो आई आयोटा जो वांटा फैक्टर है वो कम हो जाएगा। अगर वांटा फैक्टर कम हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएंगी। बोलो हाँ या ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, मैं बता रहा हूं तुमको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एट सीएमसी, ये वो ऐसा ऊपर नीचे सब, ये सारे के हजारों ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इनके, तो प्लीज इनको ध्यान रखना।
भूल मत जाना गलती से, ठीक है। एक एक चीज ध्यान रखना, बहुत शार्पली, बहुत मतलब कंसाइज तरीके से मैंने लिखा है चीजों को यहाँ पे, तो उन सबको आप लोग याद रखेंगे। मैं ये नोट शेयर कर दूंगा, अगर नहीं भी लिखा आपने तो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अपन, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे इसकी और भी प्रॉपर्टीज, तो कल की क्लास में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।